हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम आले अहमद सुरूर और उनके मजमून चकबस्त लखनवी को मुकम्मल रीड करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आले अहमद सुरूर के बारे में, इनकी बायोग्राफी के बारे में, और साथ ही साथ में उनका जो मजमून है चकबस्त लखनवी उसको हम लोग मुकम्मल रीड करेंगे। यानी इस सेशन में आले अहमद सुरूर के बारे में बात होगी और साथ ही साथ में चकबस्त लखनवी के बारे में भी बात होगी। दोनों अहम शख्सियात हैं, दोनों से रिलेटेड उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस लिहाज से आप उर्दू के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सेशन, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आले अहमद सुरूर के बारे में। तो सबसे पहले चीज आपको याद रखना होगा, आपकी पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में, बदायूं में, आप नोट कर लीजिएगा। 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ। पहली इंपॉर्टेंट चीज यही आपको ज़हन में रखनी होगी। यानी आले अहमद सुरूर की सने विलादत क्या है 1911 ईस्वी और सने वफात क्या है 2002 ईस्वी। देखिए, आपका नाम क्या है? आले अहमद। आले अहमद जो है आपका नाम है, सुरूर आपका तखल्लुस से, बदायूं के रहने वाले थे। यानी जाए विलादत क्या है? बदायूं, आप नोट कर लीजिएगा। इब्तिदाई तालीम के बाद सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से बीएससी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले अंग्रेजी और फिर उर्दू में एमए किया। 1934 में अलीगढ़ में अंग्रेजी के और 1936 में उर्दू के लेक्चरर मुकर्रर हुए। एक साल रजा कॉलेज रामपुर के प्रिंसिपल भी रहे। बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में रीडर की हैसियत से काम किया। 1955 में प्रोफेसर की हैसियत से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गए। 1958 से रिटायरमेंट तक इसी यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के प्रोफेसर और सदर के फराइज अंजाम दिए। सुरूर साहब 18 बरस तक अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। उन्होंने हमारी जुबान, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमारी जुबान और उर्दू अदब के मुदीर की हैसियत से भी काम किया। आगे बढ़ते हम लोग। आले अहमद सुरूर उर्दू जुबान के साहिब तर्ज अदीब और मुमताज नक़ाद थे। तनकीद जैसे मौजू को उन्होंने अपनी दिलकश तहरीर के जरिए एक पसंदीदा और शाइस्ता फन बना दिया। अब यहाँ पे जो आपकी तसनीफात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। ये उर्दू के हर एग्जाम में तसनीफात कहीं ना कहीं आपको अलग अलग पेपर में मिल जाएंगी। जैसे आपकी किताब है सुरूर साहब की तसानीफ में तनकीदी इशारे, नए और पुराने चराग, तनकीद क्या है, अदब और नजरिया, मसरत से बसीरत तक काबिल जिक्र है। सलसबील, ज़ौक़े जुनू, ख्वाब और खलिश इनके शेरी मजमुए हैं, नोट कर लीजिएगा। ख्वाब बाकी हैं सुरूर साहब की आप बीती है, ये आपकी खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है, आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मजमून चकबस्त लखनवी सुरूर साहब की रेडियाई तकरीरों के मजमुए तनकीदी इशारे से माखूज है, लिया गया है। अब यहाँ पे देख लेंगे आले अहमद सुरूर के ताल्लुक से इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए ताकि चीजें आपके जहन में बैठ जाएं। पहली चीज, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, ये चीज आपको क्लियर हो। आपका नाम क्या है, आपकी जाए विलादत क्या है, जाए वफात आपकी है अलीगढ़। इसी के साथ साथ में हमारी जुबान और उर्दू अदब के मुदीर की हैसियत से भी आपने काम किया है। आपकी तसानीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तनकीदी इशारे, नए और पुराने चराग, तनकीद क्या है, अदब और नजरिया, मसरत से बसीरत तक। शेरी मजमू की बात की जाए तो सलसबील, ज़ौक़े जुनू और ख्वाब और खलिश अहम है। ख्वाब बाकी है, ये आपकी खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है, आप बीती है, इसे भी आपको याद रखना होगा। अब हम लोग बात करते हैं चकबस्त लखनवी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चकबस्त लखनवी, आपका पूरा नाम क्या? पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। चकबस्त 1882 में बमकाम फैजाबाद में पैदा हुए, नोट कर लीजिएगा। बुजुर्गों का वतन लखनऊ था।
اس لیے وہیں چلے آئے اور تعلیم وہیں حاصل کی۔ شعر و ادب کا ذوق گھٹی میں پڑا ہوا تھا اور لکھنوی مذاق رگ رگ میں رچا ہوا تھا۔ 1905 میں کیننگ کالج سے BA اور LLB کرنے کے بعد آپ نے وکالت شروع کی اور اس پیشہ میں آپ کو خاصی کامیابی حاصل ہوئی۔ 1926 میں جب آپ کی عمر تقریباً 45 سال کی تھی، اچانک انتقال کیا۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو اور بھی کلیئر کر دوں، 1926 میں رائے بریلی ریلوے اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے آپ کے اچانک سے موت ہوئی تھی، اچانک سے آپ کا انتقال ہوا تھا۔ تو دو چیز آپ کو کلیئر ہوگی، پیدائش ہوئی 1882 میں فیض آباد میں اور انتقال ہوا ہے 1926 میں، نوٹ کر لیجئے گا۔ کاظم حسین محشر نے آپ ہی کے مصرے سے تاریخ نکالی، انہی کے مصرے سے تاریخ ہمراہ عزا، موت کیا ہے انہی اجزا کا پریشاں ہونا۔ چکمس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ سرعت سے بدل رہا تھا۔ سرعت کا مطلب ہوتا تیزی سے۔ ایک طرف قدامت کا رنگ تھا جو ابھی سماج پر چھایا ہوا تھا اور دوسری طرف نئی تہذیب کی بڑھتی اور چڑھتی ہوئی روشنی تھی جو آہستہ آہستہ اپنا اثر جما رہی تھی۔ اس ماحول میں طباع زیادہ مشتعل اور معیار زیادہ سخت تھے۔ طباع کی جمع ہے۔ کچھ لوگ قدامت پرست تھے، کچھ ایک نئی دنیا کی خواب دیکھ رہے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو تھوڑی سی اصلاح، تھوڑی سی تبدیلی، تھوڑی سی رفع گری کے قائل تھے۔ چکبس اس آخری طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اقبال کی زبان میں ان کا قلب، مومن قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اور دماغ کافر تھا۔ وہ لکھنؤ کی تہذیب، تمدن، معاشرت اور اخلاق کے دلدادہ تھے، چاہنے والے تھے، مگر اس کے ساتھ زمانے کا رخ دیکھ کر اور روشن خیال اور تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے اصلاح و ترمیم کے بھی حامی تھے۔ وہ نہ صرف ایک اچھے شاعر، اچھے نقاد اور اچھے اہل قلم تھے بلکہ اچھے انسان بھی تھے۔ وہ اس طبقہ سے تعلق رکھتے تھے جو صرف عزت و آرام کی زندگی گزارنے پر قانع نہیں ہوتا، صبر نہیں کرتا، قناعت نہیں کرتا، بلکہ قوم کی بہبود، کامیابی، بھلائی اور بہتری کے لیے نہایت نیک خیالات بھی دل میں رکھتا ہے۔ یہ نیک خیالات قدرتی طور پر معتدل اور صلح پسند خیالات ہوتے ہیں۔ چکبس جدید دور کے شعراء میں نہایت ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ ان کا مجموعہ کلام صبح وطن کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اب یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ صبح وطن کس کا شعری مجموعہ ہے، تو آپ سب کو یاد رکھنا ہوگا پنڈت برج نارائن چکبس۔ ہمارے شعراء اپنے دواوین کی تاریخی نام رکھنے میں اس قدر محو رہتے ہیں کہ کلام کی خصوصیت سے اسے کوئی علاقہ نہیں رہتا۔ ایک صاحب اپنے دیوان کو بیاض فطرت کہتے ہیں، حالانکہ صحیح نام شیامہ سے دو باتیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں بسم اللہ سے تمت تک یعنی شروع سے آخر تک شیامہ جلوہ گر ہیں۔ خیر تو صبح وطن چکبس کے رجحان کا صحیح پتہ دیتی ہے، کیونکہ وطن کی محبت چکبس کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اب یہ چیز امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، وطن کی محبت چکبس کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ کتاب کے پہلے حصے میں جو نظمیں ہیں وہ تمام تر وطن اور حب وطن سے متعلق ہیں۔ ان میں سے بعض نظمیں سیدھی، صاف اور سہل زبان میں لکھی گئی ہیں۔ وہ نہایت پر اثر اور کافی مشہور ہو چکی ہیں۔ ہمارا وطن دل سے پیارا وطن اور وطن کو ہم وطن مبارک، یہ نظمیں ہیں، بہت مشہور ہو چکی ہیں، سے شاید ہی کوئی شخص نہ آشنا ہو، نہ واقف ہو، نہ جانتا ہو۔ ایک دوسری نظم خاک ہند میں ہندوستان کی قدیم عظمت اور اس کے مشاہیر کا ذکر کس محبت سے کرتے ہیں۔ دیوار در سے اب تک ان کا اثر آیا ہے، اپنی رگوں میں اب تک ان کا لہو رواں ہے، اب تک اثر میں ڈوبی ناقوس کی فغاں ہے، فردوش گوش اب تک کیفیت اعزاں ہے، کشمیر سے آیا ہے جنت کا رنگ، اب تک شوکت سے بہہ رہا ہے دریائے گنگ، اب تک قوم کی آزادی سے متعلق چکبس کا نظریہ ہمارے لبرل سیاستدانوں کے تصور سے ملتا جلتا ہے۔ آواز قوم میں فرماتے ہیں، آواز قوم یہ آرزو کی مہر و وفا سے کام رہے، وطن کے باغ میں اپنا ہی انتظام رہے،
गुलों की फिक्र में गुलची न सुबह शाम रहे, न कोई मुर्ग खुश इल्हा असीर दाम रहे। सरीर शाय का इकबाल हो बहार चमन, रहे चमन का मुहाफिज ताजदार चमन। हिंदुस्तानी सिपाहियों की फौज दौलत बरतानिया की जानिब से यूरोप की जंग में शिरकत के लिए जाती है। चकबस उन्हें यूं बढ़ावा देते हैं, खुदा अनीस और दबीर की तुरबत को अंबरी करे, उनके बाद भी उनके रंग के नाम लेवा बाकी रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। साहिल हिंद से जर्रार वतन जाते हैं, कुछ नई शान से जाबाज कोहन जाते हैं। रन में बांधे हुए शमशीर कफन जाते हैं, तेगजन बर्क फिगन किला शिकन जाते हैं। सामने उनके जफर बरहना पा चलती है, उनकी तलवार के साए में कज़ा चलती है। सुबह वतन के दूसरे हिस्सा में ज्यादातर इस्लाही और मजहबी नज़में हैं, इसमें भी ज्यादातर मुसद्दस में लिखी गई और चकबस ने इस सिन्फ में सुखन को कामयाबी से निभाया है। एक जगह नौजवान से खिताब होता है, चमन उम्र हमेशा न रहेगा शादाब, खुम में बाकी न रहेगी ये जवानी की शराब। नशे इल्म में हर वक्त रहो तुम गरकाब, शान तालीम यही है यही तहजीब शबाब। ले उड़े दिल को तबीयत की रवानी वह है, बेपिए नशा रहे जिसमें जवानी वह है। गाय पर एक अच्छी नज्म लिखी, अपनी अकीदत की वजह बयान करते हैं। दूर से तेरे लड़कपन में जुबान धोई है, एक बंद मुलाजा कीजिए। साहिब दुल तुझे तस्वीर वफा कहते हैं, चश्मे फैज खुदा मर्द खुदा कहते हैं। दर्दमंदों की मसीहा शौरा कहते हैं, माँ तुझे कहते हैं हिंदू तो बजा कहते हैं। कौन है जिसने तेरे दूध से मुंह फेरा है, आज इस कौम की रग रग में लहू तेरा है। सबसे दिलचस्प नज्म लड़कियों से खिताब लिखी है। चकबस औरतों की आज़ादी के बारे में हद अदब के कायल थे। बचपन में जो कहानियां सुनते थे उन सब में एक चीज मुश्तरक होती थी, हीरो को उसकी बहन या माँ तीन तरफ जाने की इजाजत देती थी और चौथी तरफ के लिए मना करती थी। नतीजा हमेशा यकसा निकलता था, हर शख्स चौथी सिमत को दौड़ता, कहीं हमारे लड़कियों और औरतों का भी यही हश्र ना हो। बहरहाल नज्म के चंद शेर मुलाहजा फरमाइए। रविश खाम पे मर्दों की न जाना हरगिज, दाग तालीम में अपनी न लगाना हरगिज। रंग है जिनमें मगर बुई वफा कुछ भी नहीं, ऐसे फूलों से न घर अपना सजाना हरगिज। रुख से पर्दे को हटाया तो बहुत खूब किया, पर्दे शर्म को दिल से न उठाना हरगिज। दिल तुम्हारा है वफाओं की परस्तिश के लिए, इस मोहब्बत के शिवाले को न ढाना हरगिज। अपने बच्चों की खबर कौम के मर्दों को नहीं, यह मासूम उन्हें भूल न जाना हरगिज। हम तुम्हें भूल गए उसकी सजा पाते हैं, तुम जरा अपने तय भूल न जाना हरगिज। किसी जुबान की शायरी सिर्फ गिनायात गीतों और गजलों से मालामाल नहीं होती, उसमें कदीम मजहबी और नीम मजहबी दास्तानों की भी जरूरत है। बड़े अफसोस की बात है कि रामायण और महाभारत की दास्तानें अभी उर्दू में सिर्फ तबर्रुक के तौर पर मिलती हैं। चकबस ने रामायण का एक सीन खींचा है जिसको पढ़कर उनकी सिन्फ में कादुल कलामी मालूम होती है। वह इस काम के लिए निहायत मौजू थे। माँ के दिल का इस्तिराब और रामचंद्र जी के बनवास पर परेशानी का हाल यूं बयान होता है। ऐसे भी नामुराद बहुत आएंगे नजर, घर जिनके बेचिराग रहे आह उम्र भर। रहता मेरा भी नख्ल तमन्ना जो बेसमर, ये जायज सब्र थी कि दुआ में नहीं असर। लेकिन यहाँ तो बन के मुकद्दर बिगड़ गया, फल फूल ला के बाग तमन्ना उजड़ गया। रामचंद्र जी का जवाब भी उनकी बुलंद सीरत और तवक्कुल के शायाने शान है। अपनी निगाह है करम कार साज पर, सेहरा चमन बनेगा वह मेहरबा अगर। जंगल हो या पहाड़, सफर हो या हजर, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामान दश्त दामन मादर से कम नहीं। तीसरे हिस्से में बेशतर मरासी हैं। ये मरसी सिर्फ गम की दास्तानें नहीं है, इनमें चकबस ने सीरत निगारी के फराइज बड़ी खूबी से अंजाम दिए हैं। गोखले और तिलक के गिर्द सिर्फ आंसुओं का सैलाब ही नहीं, ये जिंदा और ताबिंदा भी नजर आते हैं।
इस तरह ये नज़में सिर्फ वक्ती नहीं रहती बल्कि लाजवाल हो जाती हैं। एक रहनुमाए कौम के मातम में लिखते हैं, वतन को तूने संवारा किस आबोताब के साथ, सहर का नूर बढ़े जैसे आफताब के साथ, चुने रिफाए के गुल हुस्ने इंतखाब के साथ, शबाब कौम का चमका तेरे शबाब के साथ, जो आज नशो नुमा का नया जमाना है, ये इनकलाब तेरी उम्र का फसाना है। चकबस की गज़लों में भी उनका प्यामी रंग झलकता है। बास तंग नज़र मुमकिन है उन्हें गज़ल के हुदूद से खारिज कर दें, क्योंकि उन्हें मुश्किल से कोई शेर मामला बंदी और जुल्फ़े गिरहगीर की मदह में मिलेगा। हाँ, बादा व सागर और दुश्ना व खंजर किस्म के बहुत से शेर नज़र आएंगे। फना नहीं है मोहब्बत के रंग बू के लिए, बहार आलम फानी रहे रहे न रहे, जुनून हुब्बे वतन का मज़ा शबाब में है, लहू में फिर ये रवानी रहे रहे न रहे, जो मांग ना हो अभी मांग लो वतन के लिए, ये आरज़ू की जवानी रहे रहे न रहे, मिटने वालों की वफा का ये सबक याद रहे, बेड़ियां पाँव में हो दिल आज़ाद रहे, एक सागर भी इनायत न हुआ याद रहे, साकिया जाते हैं महफिल तेरी आबाद रहे, जुबान को बंद करे या मुझे असीर करे, मेरे ख्याल को बेड़ी पिन्हा नहीं सकते। बहुत ही उम्दा शेर है ये कैसी बज़्म है और कैसे इसके साकी हैं, शराब हाथ में है और पिला नहीं सकते, निफाक गब्रो मुसलमान का यूं मिटा आखिर, ये बुत को भूल गए वे खुदा को भूल गए, फना का होश आना जिंदगी का दर्द सर जाना, अजल क्या है खुमार बाद हस्ती उतर जाना, वही कतरे लहू का अश्क बनकर कर गया रुसवा, जिसे हमने नमक परवरदे जख्म जिगर जाना, न कोई दोस्त दुश्मन हो शरीक के दर्द गम मेरा, सलामत मेरी गर्दन पर रहे बारे अलम मेरा, लिखा ये दावरे महशर ने मेरी फर्दे इसियां पर, ये बंदा है जिस पर नाज करता है करम मेरा। इस शेर की दाद देने के लिए इकबाल का इसी मजमून का शेर सुनिए। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्क इन्फियाल के, और असगर भी इस मैदान में पीछे नहीं, सुनाए हश में शान करम बेताब निकलेगी, लगा रखा है सीने से मताए ज़ौक़ इस्यां को, जिसकी कफस में आँख खुली हो मेरी तरह, उसके लिए चमन की खिज़ां क्या बहार क्या। आगे बढ़ते हम लोग। हो गया हूँ सारी दुनिया के गुनाहों में शरीक, जब से मैंने ये सुना है उसकी रहमत आम है। हमारे असातिज़ा में कलाम की खूबी का मेयार मश्क की कसरत और सिलसिले की अजमत था। चुनांचा एक साहब का ये शेर आपने सुना होगा, शायरी खेल नहीं है जिसे लड़का खेले, हमने 55 बरस इस फन में है पापड़ बेले। गरीब चकबस इस मेयार के मुताबिक शायद तिफले शीरख्वार ही ठहरा, वो जवानी ही में इस दुनिया से रुखसत हुआ और उसने ज्यादातर अपनी तबा रसा को रहबर बनाया। वह बकौल खुद तखल्लुस का भी दुनिया में गुनहगार न था। हाँ, उसमें शायरी का फितरी ज़ौक़ था, एक हसास तबीयत थी और उसके अंदाज़े बयां में एक रानाई और रंगीनी थी। हमारा जदीद उर्दू अदब इसी रंगीनी से बागो बहार बना हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने बात की है आला मसरूर और पंडित बृज नारायण चकबस के बारे में। अब इस सेशन में यानी इस मजमून में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनकी मानी पर भी हम लोग गौर कर लेते हैं। ये मानी, ये अल्फाज भी आपको कई जगह हेल्प करेंगे, इसलिए इनकी मानी आप जरा देख लीजिए। एक लफ्ज है तबाह, तबाह याद रखेंगे, तबाह की जमा है और इसकी मानी यानी तबीयतें। तरमीम का मतलब क्या होता है? तरमीम काट छाट यानी रद्दो बदल। बहबूद की मीनिंग बेहतरी भलाई। बिस्मिल्लाह से तम्मत तक यानी शुरू से आखिर तक। मशाहिर मशहूर की जमा है मशहूर लोग। फुगा का मतलब होता आहोजारी। फिरदौस गोश यानी कानों को खुशगवार या अच्छी लगने वाली आवाज। तो ये मुश्किल अल्फाज से इनके मानी आपको भी याद रखने होंगे, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने आला मसरूर और उनके मजमून चकबस लखनवी को यहाँ तक मुकम्मल रीड किया है। इसी उम्मीद के साथ में ये फैक्ट, ये चीज़ें आपके एग्जाम में ज़रूर आपके लिए हेल्प करेंगी।
تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔